बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने आपको कैश बुक पूरी सॉल्व करवाई। एक 2021 का समर का पेपर था। उसके बाद मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर्स सेकंड रनिंग बिल भी करवाया समर 2022 का। उसके बाद ये मैं आपको कुछ कैश बुक की यहाँ पर हिंट्स बताने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये गाइडलाइन है कैश बुक को प्रिपेयर करने के हवाले से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि कैश बुक के दो साइड्स हैं। एक को कहते हैं रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। रिसीट पे यानी जो कैश आएगा, कोई चीज़ बेच के आएगा, किसी से पैसे लेने थे वो आ गए, तो वो आपने रिसीट वाली साइड पे उसको कॉलम नंबर 3 में मेंशन करना है। इसी तरह जो पेमेंट वाली साइड है, पेमेंट वाली साइड पे जो आपने पेमेंट्स की होंगी उनका अंदराज वहाँ किया जाएगा। उसी में एक बैंक की साइड भी है, बैंक वाली एंट्रीज को वहाँ पर हम ट्रीट करेंगे। तो चले मैं आपको बारी बारी ये मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। पेपर में भी आपको ये काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहली बात है कि इट इज़ 2 मनी कॉलम, यानी इसके 2 मनी कॉलम्स हैं। वैसे तो टोटल 12 कॉलम्स हैं, इसको 12 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। और ये डिविजनल ऑफिसर इसको मेंटेन करता है और वेरीफाई कौन करता है? डिविजनल अकाउंटेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको ये मैंने 4 बातें बताई हैं कि 2 साइड्स होती हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसर इसको मेंटेन करता है और डिविजनल अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करता है। उसके बाद जो डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर है वो इसको साइन करता है। तो ये तमाम की तमाम बातें आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से हैं। एक और जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो है रेड एंट्री। रेड एंट्री कहीं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है कि ये एंट्री हम लोग किस लिए करते हैं। तो रेड एंट्री अगर चेक गुम हो गया या एक्सपायर हो गया तो उसको हम लोग रेड एंट्री उसकी करेंगे। तो ये पेमेंट वाली साइड पे नहीं होती, ठीक है जी। और इसको अमूमन रेड इंक से ही लिखा जाता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो पेपर में ये चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। आप इसी को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह कैश बुक में आपकी किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहली आपने एंट्री करनी होती है क्लोजिंग बैलेंस, जो पिछले साल में दिया हुआ था तो वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसमें आपने 3 बातें लिखनी होती हैं। उसमें आपने कैश लिखना है, ये भी आपको दिया गया होगा। टेम्परेरी एडवांस लिखा होगा, ये भी इसकी भी अमाउंट आपको दी जाएगी। और चेक लाइंग इन द चेस्ट, ये भी आपको दिया गया होगा। इसी क्वेश्चन में आपको कुछ रेवेन्यू स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स या कॉइन्स ये भी मुमकिन है दिए जाएं। तो बहरहाल आपने क्या करना है, इन तीनों को कैश, टेम्परेरी एडवांस और चेक लाइंग इन द चेस्ट, इन सब को आपने क्या करना है, कॉलम नंबर 3 में हवाला देकर इन सब का जो मजमू है, यानी कि जो कैश की अमाउंट है, टेम्परेरी एडवांस की अमाउंट है और चेक लाइंग इन द चेस्ट की अमाउंट है, उनको कॉलम नंबर 4 में आपने दर्ज कर देना है। यानी कि 3 नंबर कॉलम में हवाला देना है और 4 नंबर में उसकी अमाउंट टोटल करके लिख देनी है। अब ये इसके साथ आपको पता है कि डेट का कॉलम भी होता है। हर एंट्री की डेट आपने लाजमन लिखनी है, लाजमन। तो इसके बाद दूसरी आपको जो यहाँ पर एंट्री दी जाएगी उसकी आपने इंटरटेनमेंट कैसे करनी है। अगर तो रेवेन्यू स्टैंप दी गई है तो उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर पोस्टेज स्टैंप दी गई है तो इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होती। ये रेवेन्यू स्टैंप को ऐड कहाँ करना है, ये इसी कॉलम में करना है जहाँ ये कैश, टेम्परेरी एडवांस और चेक लाइंग इन द चेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इन चारों को फिर आपने ऐड करना है अगर रेवेन्यू स्टैंप दी गई है। अगर पोस्टेज स्टैंप है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसको आपने कहीं एंटर नहीं करना। उसके बाद अगली एंट्री आपको वहाँ दी जाती है, अमूमन दूसरी एंट्री होती है पेमेंट मेड टू लेबरर्स। इसके नाम से जाहिर है
कि मज़दूरों को पेमेंट कर रही है, तो ये पेमेंट की एंट्री है। आपने इसको क्या करना है, इसकी जो अमाउंट है उसको कॉलम नंबर 9 में लिख देना है और जो इसका हवाला था वो कॉलम नंबर 8 में लिख देना है। ये तो सादी सी बात है। उसके बाद आपकी पहली रेड इंक एंट्री आ जाएगी। वो कौन सी है, इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर। आगे सब इंजीनियर का नाम भी लिखा होगा कि सब इंजीनियर मूसा, सब इंजीनियर ईसा एटसेट्रा, कोई भी यहाँ पर नाम हो सकता है। इसको आपने, मैंने पहले भी बताया कि रेड इंक से ही लिखना है। अब ये जो इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर है, इसकी आपने अमाउंट कहीं भी नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉलम नंबर 8 में इसका हवाला दे देना है। डेट तो आपने लिखनी है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये आपकी अमूमन तीसरी एंट्री होती है, इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर। उसके बाद चौथा आपको बताया जाएगा कि एक बिल है, उसकी इतनी अमाउंट है और उसमें से आपने कुछ कटौतियां करनी है। तो अगर बिल बना हुआ है और कुछ कटौतियां करके लिखना है, तो फिर रिकवरी करने के बाद, यानी उन कटौतियों को बिल में से माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कॉलम नंबर 11 में लिखना है। और जितनी कटौतियां हुई हैं, यानी उन कटौतियों का जो मजमू है वो कॉलम नंबर 4 में लिखना है और इतनी ही कॉलम नंबर 9 में भी लिखनी है, यानी इतनी ही अमाउंट। वो जो अमाउंट आपने कॉलम नंबर 4 में लिखी है उतनी ही अमाउंट कॉलम नंबर 9 में भी लिखनी है। ये सारी की सारी कटौतियां हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आपको समझ आ गई कि बिल मिसाल के तौर पे अगर आपको उसने 2 लाख का दिया है और जो कटौतियां नीचे वो ऐसे 2-3 होती हैं, वो अगर 60,000 की हैं तो आपने वो 60,000 कॉलम नंबर 4 में भी लिखना है और कॉलम नंबर 9 में भी लिखना है, उन तीनों कटौतियों को जमा करके। अब ये जो कटौतियां हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं, ये यहाँ पर बताई गई हैं। तो पहली बात है बैड वर्क। अगर तो बैड वर्क पेपर में दिया गया है तो इसकी एंट्री तो नहीं होती, लेकिन बिल में से इसको माइनस जरूर करना है। उस कटौतियां जो आपको दी गई हैं उन कटौतियों में पहली कटौती बैड वर्क की होगी, तो बैड वर्क की एंट्री कहीं नहीं करनी। लेकिन चूंकि ये बिल में से, ये जो ऊपर मैंने यहाँ बताया हुआ कि अगर बिल बना हुआ है उसमें कटौतियां माइनस करनी है, तो पहली कटौती बैड वर्क की है, जो कि अमाउंट दी जाएगी, आपने वहां पर उसको मेंशन करना है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा यहाँ मैंने लिखा हुआ बैड वर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन डिडक्शंस। बैड वर्क को आपने उस जो कटौतियों की सारी अमाउंट है उसमें शामिल नहीं करना। अब दूसरी जो आपको कटौती दी जाएगी वो है टैक्स और सिक्योरिटी की। अब देखें, आपके पास अगर 1 लाख अमाउंट थी और बैड वर्क है 30,000 का, तो अब आपके पास अमाउंट कितनी बची है, 70,000। उस 70,000 में से आपने उसका टैक्स और जो सिक्योरिटी वो बताएगा, वो उस 70,000 की परसेंटेज लेके माइनस करनी है। तो ये बात यहाँ मैं लिखी हुई है, एज अबव सेड दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द बैड वर्क। तो बैड वर्क में से ये माइनस होंगी। फिर हायर चार्जेस हैं, इनको भी हम लोग बिल में से माइनस करते हैं। यानी ये 3 कटौतियाँ जो कि हमने बिल में से माइनस करनी होती हैं। एक वो बैड वर्क है और उसके अलावा एक टैक्स एंड सिक्योरिटी है और तीसरा हायर चार्जेस है। नेक्स्ट आपको वो कहेगा कॉन्ट्रैक्टर रिसीव द चेक लाइंग इन द डिविजनल ऑफिस, यानी वो आपसे कहेगा डिवीजन ऑफिस में जो चेक पड़ा था कॉन्ट्रैक्टर ने वो रिसीव कर लिया है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ इट इज़ नॉट एंटर्ड एनीवेयर, इग्नोर इट। इसको आपने कहीं एंटर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको यहाँ से इग्नोर कर देना और कुछ भी नहीं करना। आगे फिर एक रेड एंट्री आ गई, एक्सपेंडिचर्स रिसीव्ड एज पर मस्टर रोल फॉर रिपेयर, और इसके साथ ही लिखा होगा कैश रिटर्न्ड। ये दोनों इकट्ठी आपको लिखने में दिखेंगी। आपने इनको करना क्या है, अच्छा ये होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो पैसे देने थे उसने कहा कि भाई ये खर्चा हो गया है, वो यहाँ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड एज पर मस्टर रोल वो बताएगा, और बाकी जो पैसे बचे हैं उसने कहा जी ये कैश रिटर्न्ड है। अब ये जो खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड एज पर मस्टर रोल, इसको कॉलम नंबर 9 में लिखना है और इसका हवाला कॉलम नंबर 8 में दे देना है। जो कैश रिटर्न्ड है
इसको क्या करना है, ये जो कैश रिटर्न नाम है इसका और इसकी जो अमाउंट है इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 3 में दर्ज करना है, बाकी इसको कुछ नहीं करना। और ये भी रेड एंट्री है जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 3 में आपने लिख देना कैश रिटर्न RS 5000 7000 वट, ये भी समझ आ गया। आ गया जी चेक कैंसल्ड, ये एक राइट बैक एंट्री होती है, इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 11 में माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है। ये कहीं जब सम करेंगे वहाँ कहीं भी इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसको कॉलम नंबर 11 में आपने माइनस के साइन के साथ लिख देना। फिर जी एक और रेड एंट्री आ गई चेक रीन्यूड। अगर चेक रीन्यू हो गया, जैसे पहले मैंने कहा कि चेक या लॉस्ट हो जाए या एक्सपायर हो जाए तब हम लोग ये रेड इंक एंट्री करते हैं। तो अब इसका चेक रिन्यूअल की एंट्री आपने कैसे करनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 8 में इसका हवाला देना है, बाकी इसका कुछ भी नहीं करना। अगला है जी चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ फॉर चेस्ट। इसको क्या करना है, आपने बैंक के कॉलम नंबर 11 में लिखेंगे और इतनी ही अमाउंट कैश वाली साइड पर कॉलम नंबर 4 में लिख देंगे। कॉलम नंबर 3 में रेफरेंस तो फिर देना ही देना है, तो जो भी एंट्री करते हैं उसका साथ रेफरेंस भी होता है साथ वाले कॉलम में ही, तो वो भी आपको मेंशन करना है। तो चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ फॉर चेस्ट अगर आ जाएगा तो इसको बैंक के कॉलम नंबर 11 में लिखेंगे और इतनी ही अमाउंट कैश वाली साइड पर कॉलम नंबर 4 में लिख देंगे। नेक्स्ट है जी पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड अगेंस्ट कॉन्टीजेंसीज। अच्छा, इसकी ये हमें ना चेक इसमें कैश बुक में ऑलरेडी दिया होता है, किस नाम से है, इम्प्रेस्ड गिवन टू मूसा, इम्प्रेस्ड गिवन टू फरहान, इम्प्रेस्ड गिवन टू इकबाल, इस नाम से ये पहले ही दिया गया होता है। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इसको पेमेंट साइड के कॉलम नंबर 9 में सिर्फ दर्ज कर देना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है जी पेमेंट मेड टू वर्क चार्जेस एस्टेब्लिशमेंट। ये इसके नाम से जाहिर है कि कोई पेमेंट करनी है, तो इसको आप क्या करेंगे, पेमेंट वाली साइड पे कॉलम नंबर 9 में लिख देंगे और 8 में इसका हवाला दे देंगे। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मटेरियल, को पुराना मटेरियल पड़ा था उसको बेच के जो पैसे आए हैं, जो प्रोसीड्स आई हैं, उनकी एंट्री है। जारी बात है कैश आ गया तो इसको हम रसीड साइड पे कॉलम नंबर 4 में लिख देंगे। आ गया जी कैश फाउंड शॉर्ट। अच्छा, अगर तो शॉर्ट है या सरप्लस है, उन दोनों का मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, इन दोनों में से एक ही आता है, दोनों नहीं आते एट ए टाइम। कैश फाउंड शॉर्ट एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कॉलम नंबर 9 में दर्ज करते हैं और 8 में इसका हवाला दे देते हैं। अगर कैश फाउंड सरप्लस लिखा हुआ है तो इसको कॉलम नंबर 4 में दर्ज करेंगे और साथ ही कॉलम नंबर 3 में इसका हवाला दे देंगे। तो ये रिसीट वाली एंट्री हो जाएगी कैश फाउंड सरप्लस की, और कैश फाउंड शॉर्ट पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बहुत कम होता है कि कैश बुक में आपको सेल्फ चेक लॉस्ट के बारे में वो पूछे। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए सेल्फ चेक लॉस्ट हुआ तो इस एंट्री को आपने रिसीट साइड पे भी और जो बैंक का कॉलम है उसमें भी आपने माइनस में लिखना है। वैसे ये आता नहीं है अभी तक, जितनी भी कैश बुक के क्वेश्चंस आए हैं उसमें अभी तक ये आया नहीं है। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, यानी कॉलम नंबर 4 का भी और कॉलम नंबर 9 का भी, उन दोनों का आपने टोटल करना है। अब चूंकि जो कॉलम नंबर 4 है उसमें हमने जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए ओपनिंग भी ऐड किया हुआ है, इस वजह से कॉलम नंबर 4 की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जो कॉलम नंबर 4 को जमा करने से अमाउंट आई है वो आपने कॉलम नंबर 9 में एक लाइन छोड़ के नीचे लिख देनी है। वो जो लाइन छोड़ी है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां कॉलम नंबर 9 का जो अपना मजमू है, जो अपना सम है वो, और जो कॉलम नंबर 4 का सम हमने वहां लिखा था लाइन छोड़ के, उन दोनों का फर्क होगा, उसको बाय बैलेंस कहते हैं। तो ये बाय बैलेंस एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको लाजमी होता है। तो कैश बुक में सबसे जो टेक्निकल पॉइंट है वो बाय बैलेंस है। बाय बैलेंस आपको मैंने बता दिया कि कॉलम नंबर 9 का जो अपना मजमू है सारी एंट्रीज को जमा करके वो,
और जो कॉलम नंबर 4 को जमा करके आया है उन दोनों का फ़र्क बाय बैलेंस होगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कैसे करते हैं इस पे मैं अलहदा से भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, एक फार्मूला सा लिखा हुआ है कि क्लोजिंग कैश तो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, ये तो बात होगी कि ये क्लोजिंग कैश हमने फाइंड करना है। अब देखिए इंप्रेस्ड गिवन वो हमें दिया गया होता है, वो आपने यहाँ लिख देना है। कैश अगर शॉर्ट है तो यहाँ लिख देना है, अगर शॉर्ट नहीं है सरप्लस है तो फिर बिल्कुल नहीं यहाँ लिखना, सिर्फ कैश शॉर्ट यहाँ 0 लिख देना है चूंकि है ही नहीं। बाय बैलेंस आपने पहले मालूम कर लिया कि कॉलम नंबर 3 का सम और कॉलम नंबर 9 का सम, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बाय बैलेंस है, वो यहाँ लिख दिया। तो बाय बैलेंस में से आपने कैश शॉर्ट माइनस करें, इंप्रेस्ड गिवन माइनस करें, क्लोजिंग कैश आ जाएगा। चूंकि यहाँ से आपने रिवर्स जाना शुरू कर देना है, जब रिवर्स कर दिया तो प्लस वाली माइनस हो जाती हैं। तो बाय बैलेंस मिसाल के तौर पे बाय बैलेंस आपके पास आ गया 1 लाख रुपया। कैश शॉर्ट हुआ 5,000, इंप्रेस्ड गिवन है आपको 30,000। तो अब आप क्लोजिंग कैश कैसे निकालेंगे? 1 लाख में से 5,000 के 95,000, 95,000 में से आप 30,000 माइनस करें तो आपके पास ये 65,000 रुपया क्लोजिंग कैश आ जाएगा। इस तरह करके क्लोजिंग बैलेंस आपने फाइंड करना है और यही मेन टेक्निकल 2 पॉइंट है, बाय बैलेंस फाइंड करना और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना। एंट्रीज करना कोई इतना काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको कैश बुक सारी की सारी समझ आ जाएगी। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके वो पूछ सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें जिनके पिफा के एग्ज़ाम्स हैं, पेपर बिल्कुल सर पे हैं। तो इस वजह से मैं भी कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के मैक्सिमम वीडियोस मैं अपलोड करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पिफा के स्टूडेंट्स हैं उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। थैंक यू सो मच।